Hello everyone, welcome to online classes. I am Dr. Anuradha Kumari from ABM College, Golmuri, Jamshedpur, Department of History. Today I am talking about non-cooperation movement. Non-cooperation movement यानी असहयोग आंदोलन। यह सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए है जिसे CC 11 में पढ़ना है। तो आज हम असहयोग आंदोलन के बारे में बताएंगे कि गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन किया गया, आखिर क्या कारण बना जो उदारवादी गांधी जी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर अंग्रेजी सरकार के आलोचक हो गए, समर्थन न देने लगे, उसे असहयोग की नौबत आ गई। तो उन सारी परिस्थितियों को हम देखेंगे कि आखिर किन किन परिस्थितियों में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया। प्रथम विश्व युद्ध असहयोग आंदोलन भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण है। इस आंदोलन के लिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियां मूल रूप से उत्तरदायी है। प्रथम विश्व युद्ध यानी 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तब अंग्रेजों ने भारतीयों को यह प्रलोभन दिया कि आप मुझे साथ दीजिए, जब मैं युद्ध में विजय हो जाऊंगा तो मैं आपको स्वराज्य प्रदान करूंगा। ऐसी परिस्थिति में महात्मा गांधी एक उदारवादी नेता हैं, उन्हें भी उनकी बातों पर यकीन हो गया और अपने भारतीयों को उत्साहित करने लगे कि ब्रिटेन की तरफ से भारतीय शामिल हो सैनिक की तरफ से सैनिक युद्ध में। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय काफ़ी उत्साहित होकर प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होता है और जब ब्रिटेन को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय हासिल हो जाती है और महात्मा गांधी उनकी विजय की कामना करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी सरकार की विजय हो, और जब प्रथम विश्व युद्ध में वो जीत जाते हैं तब की परिस्थितियाँ कुछ अलग हो जाती है। जीतने के बाद महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि दी जाती है, जो काफ़ी सम्मानित पद है। और गांधी जी कहते हैं कि 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू योजना जो है, माउंट फोर्ड योजना जो है, उसमें भारतीयों को ब्रिटिश सरकार न्याय देगी, इसीलिए हमें ब्रिटिश सरकार पे यकीन करना चाहिए, उसका समर्थन देना चाहिए। हमारा कर्तव्य यह नहीं है कि ब्रिटिश सरकार की आलोचना करें। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद के कुछ दिनों के पश्चात ही परिस्थितियां बदल जाती है और भारत में कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटना घटती है कि मामला कुछ बदल जाते हैं और जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थक गांधी जी थे वो अब आलोचक बन गए और कहते हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया जो है वो शैतान है, उसका समर्थन नहीं देना है, उसका असहयोग करना है। अब हम देखेंगे बारी बारी से कि प्रथम की असहयोग आंदोलन के आखिर कारण क्या थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारत में जो आर्थिक असंतोष फैला, उससे बहुत सारे क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है। क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में बढ़ जाती है। ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट को पास कर देता है। इस क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए उसने मजिस्ट्रेटों को यह विशेषाधिकार दे दिया गया था, विशेषाधिकार दिया कि कोई भी भारतीय जिस पे शक हो, जो भी संदिग्ध भारतीयों हो, उसको बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील दिए हुए उस भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया जाए और भारतीयों को काला पानी की सजा दे दी जाती थी। ऐसी स्थिति में भारतीयों के मन में आक्रोश फैला, वह क्रोधित हुआ क्योंकि यह रॉलेट एक्ट जो था वह भारतीयों के लिए काला कानून से कम नहीं था। इस रॉलेट एक्ट को अपराध अधिनियम भी कहा गया है। भारतीयों के द्वारा बार बार ब्रिटिश सरकार को यह संदेश मिलता था कि आप इस रॉलेट एक्ट को वापस कर ले, नहीं तो भारतीयों के द्वारा विरोध जो है, भारतीयों के द्वारा आक्रोश
जताई जाएगी और विरोध बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ महात्मा गांधी ने सरकार के साथ असहयोग नीति अपनाने की भी धमकी दी थी, लेकिन गांधी के सारी बातें अनसुनी करते हुए उसने रॉलेट एक्ट को ज्यों का त्यों रखा। महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल के लोगों को आह्वान करने का काम किया। लोगों ने पूरे जोश खरोश के साथ गांधी द्वारा आह्वानित इस आंदोलन में भाग लिया। ये हम देखें पहला कारण कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा रॉलेट एक्ट पारित कर दिया जाता है, जिसे हम काला कानून कहते हैं, अपराध अधिनियम कहा जाता है, जो भारतीयों के लिए सुटेबल नहीं है, भारतीयों के लिए अपराध है, भारतीयों के लिए काला पानी की सजा से कम नहीं है। भारतीयों के द्वारा निवेदन किया गया कि आप इस आंदोलन को वापस कर ले, नहीं तो भारतीयों के द्वारा पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा, आक्रोश जताई जाएगी। लेकिन उसके कान पे जू नहीं रहेगा और उसने रॉलेट एक्ट को ज्यों का त्यों रखा। इससे क्रुद्ध होकर भारतीय देशव्यापी हड़ताल किए। गांधी जी के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल हुआ। दूसरा कारण हम देखते हैं कि रॉलेट एक्ट के विरोध में 30 मार्च 1919 ईस्वी को ही दिल्ली में हड़तालें हुई और विरोधियों का प्रदर्शन हुआ, जिसमें 8 व्यक्ति मारे गए। महात्मा गांधी को दिल्ली जाते समय गिरफ्तार कर लिया गया। इसी समय अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट ने डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को इस घटना ने पंजाब के शांत वातावरण में उत्तेजना पैदा कर दी। यानी डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के द्वारा पंजाब में उत्तेजना पैदा कर दिया था। इन दोनों जो नेता थे वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के काफ़ी लोकप्रिय नेता थे, जिससे पंजाब के मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दे दिया गया कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, उसे नजरबंद कर दिया जाए और अज्ञात स्थानों पे भेज दिया जाए। और मजिस्ट्रेट ने ऐसा ही किया। इन दोनों नेताओं को उसने गिरफ्तार कर लिया और इसे अज्ञात स्थानों पर भेज दिया। पूरे देश में सनसनी की लहर फैल गई इस नेता के गिरफ्तार होने से और उन्हें अज्ञात स्थान पर भेजने के कारण। लोगों के मन में और आक्रोश आ गया और विरोध की भावना प्रज्वलित हो जाती है, उत्तेजित हो जाते हैं भारतीय और जगह जगह हड़तालें शुरू कर देते हैं। सरकार इस आंदोलन को कुचलने का काम करता है, इस हड़ताल को कुचलने का काम करता है। क्रुद्ध भीड़ ने सरकारी भवनों, पोस्ट ऑफिसों एवं बैंकों में आग लगा दी और कुछ अंग्रेजों की हत्या कर दी। तो दूसरा हम कारण देखते हैं कि ये दोनों नेता जो हैं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, इसको नज़रबंद किया जाता है और अज्ञात स्थानों पर भेजा जाता है, जिससे भारतीय आक्रोशित हो जाते हैं, जगह जगह हड़तालें करती हैं, जुलूस निकालते हैं, जिसको सरकार कुचलने का काम करती है। तो यह दूसरा कारण होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि असहयोग आंदोलन को जन्म देने वाला जालियांवाला बाग का नृशंस हत्याकांड भी था। यानी हमने पिछले वीडियो में 13 अप्रैल 1919 को होने वाले नरसंहार भी कह सकते हैं इसको, जिसको हम जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से हम जानते हैं। इसके कारण भी असहयोग आंदोलन होता है। अब इस जालियांवाला बाग को मैं पुनः बताने जा रही हूँ कि ये असहयोग आंदोलन जालियांवाला बाग में क्या हुआ था। ये रॉलेट एक्ट और सत्यपाल और किचलू, डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिए जाने के कारण भारतीय काफ़ी आक्रोशित थे, काफ़ी क्रोध में थे। अंग्रेजों और महात्मा गांधी को दिल्ली जाते समय गिरफ्तार कर लिया गया था, जिससे भारतीय और क्षुब्ध हो गए थे अंग्रेजी नीति से, अंग्रेजी कारनामों से। इसके फलस्वरूप भारतीयों ने एक सभा का आयोजन
करने की योजना बनाई, जिसमें ये सभी आपस में बैठकर यह विचार करते कि अगली योजना क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमारे नेता जो गांधी जी हैं और जब देशव्यापी हड़ताल हो रही थी, उसी में बाल गंगाधर तिलक को भी लाठी लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मृत्यु होने से भी भारतीय नेताओं में उनकी मनोबल को बहुत ही चोट पहुंचती है, वो आहत होते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ें ज़ोर शोर से उठने की बात होने लगी। भारतीय आपस में विचार करने लगे कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि हम ये असहयोग आंदोलन को और भी तेज कर पाएँ और असहयोग आंदोलन को शुरू कर पाएँ और अपने साथ जो हो रहे हैं अन्याय उसको कम कर सके। तो ये अमृतसर के यानी पंजाब के अमृतसर नामक शहर में इसने एक सभा का आयोजन किया और ये जो जहाँ सभा हो रही थी वो एक कमरा था और तीनों तरफ से मकान थे, यानी दीवारें थी और एक सिर्फ गेट था जिससे लोग प्रवेश करते थे और उसी से बाहर निष्कासन का भी काम होता था। अंदर घुसने का भी एक ही रास्ता था और प्रवेश का भी एक ही रास्ता और निकलने का भी एक ही रास्ता। ऐसी स्थिति में जनरल ओ डायर जो होता है उसने अपने आदेश पर सैनिकों को बोलता है कि गोली चलाओ और वह 1600 चक्र गोलियां चलवाती है। इस 1600 चक्र गोलियों में लगभग 1000 व्यक्ति मारे जाते हैं और शेष घायल हो जाते हैं। यह बड़ा ही निर्मम और क्रूरतापूर्वक कार्य था अंग्रेजों का, जिससे भारतीय काफ़ी आहत हो जाते हैं और बहुत ही आक्रोशित हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं और अपना बदला लेने के लिए वह तत्पर हो जाते हैं। और इसके अलावे उसने 14 अप्रैल को स्थिति शांत रहने के बावजूद 15 अप्रैल यानी जो 13 अप्रैल को जो जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो स्थितियाँ शांत हो जानी चाहिए थी, क्योंकि उसके द्वारा ये निर्मम पूर्वक कार्य किए गए, निर्मम हत्या की गई थी। तो उनके मन को ठंडक मिल जानी चाहिए थी कि हमने भारतीयों के साथ बहुत ही अत्याचार किया, अब शांत होकर बैठ जाए। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। 14 अप्रैल को उसने शांत रहने के बावजूद मार्शल लॉ जारी कर दिया और 15 अप्रैल को अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया। पंजाब की घटनाएं की खबर बाहर नहीं जाए और बाहर मतलब पंजाब से बाहर पंजाब के लोग बाहर ना जाए और बाहर के लोग पंजाब में ना आए, तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसा प्रतिबंध लगा दिया था मार्शल लॉ के द्वारा। इस तरह की बातों को लागू करने के लिए, इस तरह की मंशा, उसकी जो मंशा थी उसको यकीन में बदलने के लिए उसने ऐसा किया था। इसके बावजूद सैनिक प्रशासन को संतोष नहीं हुआ। जनता पर अमानुषिक और अमानवीय अत्याचार किए गए। सार्वजनिक तौर पर उन्हें कोरे लगवाए गए, पेट के बल रेंग कर चलने पर विवश किया। विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को काफ़ी हतोत्साहित करने का काम किया गया, उन पर अत्याचार किया गया। अमृतसर की इन घटनाओं की पंजाब में व्यापक प्रतिक्रिया हुई। अंग्रेजी सरकार ने जनरल डायर के कार्यों की प्रशंसा की और उसने कहा कि ये जो कार्य हुआ वो सरकार के हित में हुआ। इससे और उसको काफ़ी प्रशंसा की और उसे भेंट भी यानी उपहार स्वरूप 2000 रुपये की थैली भी भेंट करती है। तो ये सारी जो स्थितियाँ थी, ये सारे जो कारनामे थे अंग्रेजी सरकार के, इससे भारतीय में असंतोष और तीव्रता की लहर फैल जाती है और राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर उसने अंग्रेजों को चेतावनी देता है कि अगर आप इस तरह
के कारनामों से बाज नहीं आएंगे तो हम असहयोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। महात्मा गांधी क्रुद्ध होते हैं और रविंद्रनाथ टैगोर भी नाखुश होकर वो बोलते हैं कि मैं अपने भारतीयों के साथ हूँ। और उसे जो खिताब मिली थी और महात्मा गांधी को जो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात कैसरे हिंद की जो उपाधि मिली थी और जमनालाल बजाज को भी उपाधियाँ दी गई थी, इन सारी उपाधियों को ये भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी सरकार को लौटाया जाता है। उनके मुंह पे ये जो उपाधि थी, ये जो पदवी थी, उसको वापस किया जाता है। महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को शुरू करने में खिलाफत के प्रश्न का भी महत्वपूर्ण स्थान था। अब हम देखते हैं कि ये चौथा कारण हुआ। चौथा कारण में है कि खिलाफत आंदोलन में जो बातें हो रही थी, यानी तुर्की प्रथम विश्व युद्ध के समय तुर्की जर्मनी का साथ दिया था और जर्मनी का सहयोग समर्थन किया था, जिससे ये प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन काफ़ी क्रुद्ध हुए थे और वह तुर्की के खलीफा के पद की समाप्ति का आह्वान कर दिया था जिसके फलस्वरूप भी असहयोग आंदोलन हो जाता है। हम इन सारे कारणों को असहयोग आंदोलन के ही कारण मानेंगे। धन्यवाद।